नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने हमारे देश के एक महापुरुष, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत अच्छे लेखक और इन सबसे बढ़कर एक बहुत बड़े मानवतावादी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में आप सबसे बातचीत करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और इनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अबुल पाकिर इनके जगह का नाम था और जैनुलाब्दीन इनके पिता का नाम था। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम इलाके में हुआ था और इनके पिता एक बोट के मालिक थे जिनके पास काफी काफिला था जो कि हिंदू यात्रियों को धनुषकोडी से रामेश्वरम तक लाता था। दोस्तों, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जो जानकारी मिलती है उससे ये साबित होता है कि किसी जमाने में इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि था वो एक बहुत अच्छे व्यवसाय से बिलोंग करता था इनका परिवार। लेकिन जब रामेश्वरम पुल बना उसके बाद से यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं से बहुत सारे सुगम मार्ग हो गए, शिप चलने लगी और रेल पुल बन जाने से कहीं ना कहीं से वो व्यवसाय बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। डॉक्टर कलाम साहब का जब इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई तो बचपन में इन्होंने उस गरीबी को देखा, क्योंकि व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका था और अब लोग ट्रेन मार्ग का उपयोग करते थे और बड़ी बड़ी शिप्स भी आ चुकी थी। उस दौरान डॉक्टर कलाम ने अपने परिवार को सहयोग करने के लिए न्यूज़पेपर तक भी भेजा, लेकिन बड़े ही प्रतिभावान थे। शुरुआती दौर में बहुत अच्छे ना पढ़ाई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, इसके बावजूद भी शिक्षकों की तरफ से एक बात हमेशा कही जाती थी कि ये बच्चा बड़ा ही प्रतिभावान है और जानने की बहुत इसमें इच्छा होती है और चीजों को अलग तरीके से ये नजरिए से देखता है। ये प्रवृत्ति उनकी स्कूल के आगे कॉलेज तक बढ़ी और स्कूल के ही एक शिक्षक ने कहा कि कहीं ना कहीं से इस बालक का जो बुद्धिमत्ता है वो विज्ञान की तरफ ज्यादा जाता है और उन्हीं की सलाह पे डॉक्टर कलाम साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा करने के बाद वो तिरुचिरापल्ली गए। उसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और ऐसे करके उनका धीरे धीरे जो शिक्षा की तरफ जो ये यात्रा थी ये पूरी हुई। दोस्तों, उस दौर में एक उनके लिए बड़ा ही मुश्किल सा दौर आया जब वो पढ़ाई कर ही रहे थे। उनके सुपरवाइजर ने एक बार उन्हें एक टास्क दिया और वो डॉक्टर कलाम के जो प्रोजेक्ट था उसके प्रोग्रेस से बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने उन्हें एक डेडलाइन दिया कि अगर तुम इस अवधि में पूरा कर लेते हो तो तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, वरना तुम अपने आप इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाना। ये एक ऐसा समय था कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एहसास हुआ कि अब सारे सपने अचानक से ही पंख लगने से पहले ही ध्वस्त हो गए। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि जब टफ टाइम आता है तो मनुष्य के स्ट्रेंथ और वीकनेस और उसकी पर्सनालिटी का जो ओरिजिनल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में पता चलता है। डॉक्टर कलाम साहब ने हार नहीं माना और जो उन्होंने समयावधि दी थी उसके पूर्व ही उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट करके दिखा दिया। इसके बाद डीआरडीओ में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। आगे चलकर हमारे मिसाइल प्रोजेक्ट जो इंडिया का शुरू हुआ उसमें उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसी वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वो दौर था जब हमारा देश मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए, लॉन्चिंग पैड बनाने के लिए और जितने भी उपग्रह हैं प्रक्षेपण के लिए, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अनुसंधान कर रहा था। और ये वही दौर था जब डॉक्टर कलाम ने अपनी शिक्षा की बदौलत बिना किसी विदेशी सहायता के नित नए अनुसंधान करके जो भारत को एक स्थान दिलाया उसे कभी नहीं भूला जा सकता है। शुरुआती दौर में उपग्रह प्रक्षेपण में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, क्योंकि तब हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा बजट भी नहीं था, ना तो वैसी परिस्थितियां थी और ना ही कुछ ऐसा स्पेशल हमारे पास कोई सोर्स था जिसकी बदौलत हम इस क्षेत्र में अच्छा कर सकें। लेकिन डॉक्टर कलाम ने हिम्मत नहीं हारा। उनके गुरु प्रोफेसर सतीश धवन की तरफ से जो उन्हें बेहतर मार्गदर्शन मिला, तो उन्हें असफलता का जो डर है
वो धीरे धीरे हटता चला गया और एक बार की असफलता के बाद उन्होंने जो सफलता की नई इबारत रखी, उसे हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके प्रतिभा का लोहा मानने लगी और उनकी प्रतिभा का डंका चहुओर बजने लगा। दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है अगर हम विज्ञान और तकनीकी जगत की बात करें। इसके साथ ही डॉक्टर कलाम साहब बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे जब 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ। उनके योगदान को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शोभायमान होने के लिए उनसे आग्रह किया और उनके इस निवेदन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बड़े ही विनम्रता से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक वैज्ञानिक के रूप में तो उनकी पहचान पूरी दुनिया में है। मैं उनके बारे में कुछ और बातें आप सबसे बताना चाहूंगा कि डॉक्टर कलाम साहब एक बहुत अच्छे लेखक थे, संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, तमिल पे उनका इक्वली कमांड था। और दोस्तों, सबसे प्रमुख बात यहां जिक्र करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है वर्तमान दौर में, क्योंकि वर्तमान दौर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट कराती हैं लोगों में। दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब एक बहुत ही अच्छे मुस्लिम थे। यहां पे मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि वो इस्लाम को प्रैक्टिस किया करते थे, नमाज अदा करते थे और रमजान के दौरान वो रोजे भी रखा करते थे। लेकिन यहां पे एक बात मैं जिक्र करना चाहूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी एक स्थानीय मस्जिद के इमाम तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने जो परवरिश दी थी अपने बच्चों को, वो इंटरफेथ में डायलॉग की उन्होंने हमेशा से ही बात की थी। और बचपन में डॉक्टर कलाम साहब ने देखा था कि तत्कालीन मंदिर के पुजारी और चर्च के जो पादरी थे और ऐसे ही तमाम लोग बैठ के बातें किया करते थे, चाय पीते थे और बहुत सारी बातें होती थी कि किस प्रकार से इस रामेश्वरम के विकास के बारे में एक कोई अच्छा योजना बनाया जाए। तो ये डॉक्टर कलाम का जो परवरिश की अगर हम बात करें तो उनका जो ये सोशलाइजेशन था, ये कुछ ऐसा हुआ ही था कि वो एक महामानव के रूप में उभरे। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, बच्चों के प्रति विशेष लगाव रखने वाले, और उनका एक सपना था कि हमारा भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बने, हमें किसी भी वैज्ञानिक प्रगति के लिए किसी दूसरी दुनिया पर निर्भर ना होना पड़े, किसी दूसरे देश की तरफ हम ना देखें, बल्कि हम खुद को इतना मजबूत बना लें कि दुनिया के अन्य देश भी हमारी सहायता लें। और ये डॉक्टर कलाम का सपना ही था कि इसरो जैसा संगठन सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने प्रक्षेपण का जो उसका तकनीकी है, सस्ती टेक्नोलॉजी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाली संस्था के रूप में आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा स्थान बना चुका है। दोस्तों, कहीं ना कहीं से इसके पीछे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही अच्छे गुरुओं का उन्हें साथ मिला, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि डॉक्टर कलाम साहब में एक बहुत ही अच्छे एक स्टूडेंट का जो उनका ये जो स्वरूप था वो हर वक्त छिपा था। वो हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहता हूं, हमेशा एक लर्नर रहना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं लर्नर रहूंगा तब मैं नई नई चीजों को सीखने के लिए अपने दिमाग को खुला रखूंगा। दोस्तों, कितनी विचित्र बात है कि उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ, जो कि बहुत छोटी सी जगह थी, और उसके बाद से उन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू की, देश और दुनिया में उनका नाम फैला। कहीं ना कहीं से डॉक्टर साहब हमेशा अपने वैज्ञानिक जो जीवन उनका बीता, उसके बाद वो राष्ट्रपति की भूमिका में रहे। इन सब के बीच उनके मन में एक कसक जरूर थी, वो पढ़ाने में बहुत रुचि रखा करते थे। अध्यापन कहीं ना कहीं से उनके दिल में बसा हुआ था, और ये संजोग कह लें कि उनकी जो मृत्यु हुई, उनका जो अंतिम सांस जो वो लिए, वो शिलांग में उन्होंने लिया, और उस दौरान में वो IIM शिलांग में एक लेक्चर के लिए गए हुए थे। डॉक्टर कलाम साहब को एक महान कर्मयोगी, एक बेहद अच्छे इंसान, एक बहुत ही बड़े विनम्र स्वभाव के व्यक्ति, और इन सबसे ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण के वो साक्षात पालन करने वाले एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, जिनका दूसरा कोई सानी नहीं मिलता है।
साथियों, अगर हम बात करें डॉक्टर कलाम साहब के जीवन के और पहलुओं की, तो उनके बचपन के कुछ मित्र जो उनके साथ कभी स्कूल में पढ़ा करते थे, उनके साथ डॉक्टर कलाम साहब का संबंध अंतिम सांस तक रहा। राष्ट्रपति बनने के बाद भी बचपन के वो मित्र उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी आए। और दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब ने कभी भी शादी नहीं की, एक ब्रह्मचर्य का जीवन बिताया और पूरी तरीके से एक ब्रह्मचारी रहते हुए उन्होंने जो देश को अपनी सेवा दी है, जो देश के प्रति उन्होंने जो कार्य किया है, वो विरले है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर कलाम साहब जैसे महान विभूति को भारत रत्न से सुशोभित करना उस भारत रत्न की महिमा को बढ़ा देता है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि डॉक्टर कलाम साहब जैसे महाविभूति के लिए एक भारत रत्न क्या, ऐसे आप हजारों भारत रत्न दे दें तो भी उनकी जो ऊंचाई थी उसे सही तरीके से नहीं मापा जा सकता है। अंत में मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं एक वाक्य कह के कि दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, तमाम वजहें हैं लोगों को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट कराने के लिए। ऐसे समय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे महान पुरुष का अगर उनके जीवन का अनुचरण करें, अगर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है उसको सार्थक करते हुए दिखेगा और विश्व गुरु के उस पुरानी उपाधि को, या जिस रूप में हम जाने जाते थे कि भारतवर्ष जहां से कि ज्ञान शुरुआत होता है, जो कि सबको एक साथ लेकर चलना जानता है, निश्चित ही वो सपना पूरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी ये जानकारी आप सबको का भी काम आएगी, काफी लाभप्रद होगी। मैंने कोशिश किया है कि काफी ज्यादा जानकारी बताऊं, साझा करूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक भी सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं नए वीडियोस बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।